तो चलिए दूसरा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का दूसरा जो प्रिंसिपल है टेलर का, उसको देखते हैं। तो पिछले में हमने देखा था कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क की बात टेलर ने कही थी। दूसरे प्रिंसिपल में टेलर कहते हैं कि देयर शुड बी ए साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स, फिर उनका ट्रेनिंग होना चाहिए एंड डेवलपमेंट ऑफ स्किल होना चाहिए। कि वर्कर्स को हम साइंटिफिक तरीके से सेलेक्ट करें, ठीक है, मतलब उनके फिजिकल वर्क को देखते हुए, उनके मेंटल एबिलिटी को देखते हुए, उनके एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को देखते हुए ही रिक्रूटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आए तो उसको सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अगर वर्कर बेहतर होगा तभी उसको ट्रेनिंग देकर हम और उसे बेहतर कर सकते हैं। तो वर्कर शुड बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, उनकी ट्रेनिंग हो, उनका डेवलपमेंट हो, उनके अंदर राइट एटीट्यूड और राइट एप्टीट्यूड हम ट्रेनिंग के माध्यम से डेवलप कर सकें, ठीक है। उनकी समय समय पर उनकी ट्रेनिंग हो ताकि उनके जो स्किल है उसमें हम बढ़ोतरी कर सकें। और उसके अलावा साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी करनी ज़रूरी है ताकि वो नए मेथड्स को अपना सकें, प्रोग्रेसिव और चेंज ओरिएंटेड आउटलुक रख सकें, ठीक है। देखिए अक्सर ये होता है, अगर कभी आपने देखा होगा कि आप अपनी कुक को बोलेंगे भाई ऐसे खाना दीदी, खाने में तेल कम डालना, तो समझेगी नहीं। वो एक दिन हो सकता है कि काम करेगी तो खाने में तेल कम डालेगी, लेकिन अगली बार से वो फिर से उतना ही तेल डालना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि उसकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग नहीं हुई है, उसने अभी तक ज़िंदगी भर में वैसे ही खाना बनाती रही है तो वो वैसा ही बनाएगी, ठीक है। तो इसलिए टेलर कहते हैं कि यू शुड हायर योर वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी डेवलपमेंट हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनको साइकोलॉजिकली ट्रेन करना ज़रूरी है ताकि अगर उन्हें कोई नई चीज़ बताई जाए कि भाई ऐसे काम करो तो उसको एडॉप्ट करने में कोई इनहिबिशन ना हो, कोई उनके अंदर झिझक ना हो। गेटिंग इट? तो ये था दूसरा साइंटिफिक का दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा है ब्रिंगिंग वर्कर, वर्क एंड मैनेजर टुगेदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। टेलर कहते हैं कि दिस इज सोल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ये जो तीसरा प्रिंसिपल है ये आत्मा है साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल की, क्योंकि ये कहते हैं कि अगर वर्कर अगर चेंज को अडॉप्ट करने के लिए विलिंग ही नहीं है तो आप उनको कुछ भी चेंज ला दोगे, कितना भी साइंस लेकर घुसेड़ दोगे एडमिनिस्ट्रेशन में, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। जिसको अगर अपने हिसाब से ही काम करना है, जो मोटिवेटेड नहीं है साइंस को अपनाने के लिए, जो मोटिवेटेड नहीं है नए तौर तरीकों को अपनाने के लिए, तो कोई भी बदलाव संभव नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है मेंटल रेवोल्यूशन का लाना। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब है उनको मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार करना कि वो साइंटिफिक तरीकों को अपने काम काज करने के जो तरीके हैं उसमें उनको अडॉप्ट कर सकें, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वर्कर, मैनेजर और जो उनके बीच में मान लीजिए कि एक काम है वर्क, दिस इज वर्कर, दिस इज मैनेजर एंड दिस इज वर्क। तो उन्होंने बोला था कि इनके बीच में हार्मनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के बारे में ये लोग बुरा सोच रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ सोच रहे हैं। मैनेजर को लगता है कि ये जो वर्कर है ये साला कामचोर है, फिर वर्कर को लगता है कि मैनेजर निकम्मा है, इसको कुछ आता जाता नहीं है, इसको क्या पता काम क्या होता है, ठीक है। सिर्फ बैठ के एसी वाले केबिन में बैठ के दिन भर ऑर्डर पास करता रहता है और पबजी खेलता रहता है, ठीक है। तो ये अगर जब तक इनके बीच में फीलिंग रहेगी एक दूसरे के प्रति इस तरीके का विरोधाभास होगा, तब तक कोई भी साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इसलिए मेंटल रेवोल्यूशन की आवश्यकता है। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में हार्मनी स्थापित करने की ज़रूरत है, ठीक है। टेलर का कहना है साइंटिफिक मैनेजमेंट मेंटल रेवोल्यूशन के बिना सक्सेसफुली काम नहीं कर सकता है। इन ऑर्डर फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल टू सक्सीड, it is essential that there should be mental revolution of workers, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने बोला था कि वेलफेयर अप्रोच की जगह पे हमें इंडस्ट्रियल हार्मनी का अप्रोच अपनाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई चलो ठीक है रुपया पैसा दे दिया, दिवाली पे बादाम का पैकेट दे दिया वर्कर्स को, जैसा आजकल हमेशा चलता है, और दिए जलवा लिए और ये सब कैंडल लाइटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर दिया तो इससे बेहतरी हो जाएगी। उन्होंने बोला कि हार्मनी लाना ज़रूरी है, ठीक है। आपने अक्सर काम जिन लोगों ने किया होगा देखा होगा
कि ये सारी चीज़ें त्यौहार पे तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन सब एक दूसरे पीठ पीछे एक दूसरे को गाली दे रहे होते हैं। तो ये गलत है, ठीक है। वेलफेयर की बजाय अगर हम इंडस्ट्रियल हार्मनी पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम अपने काम को अंजाम दे पाएंगे। फिर टेलर ये कहते हैं कि वी शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ द सरप्लस रेदर देन इंडिविजुअल शेयर इन इट। इसका मतलब क्या है? साइज ऑफ द सरप्लस का मतलब है, जैसे फिर से एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया वर्कर, ये हो गया तुम्हारा मैनेजर, ठीक है। अब मान लो कि ये लोग दिन भर में 100 रुपया ये कंपनी कमाती है, उसमें एक वर्कर है और एक मैनेजर है और 100 रुपया ये कंपनी कमाती है। फिर मैनेजर को क्या लगता है कि इसको कम से कम दूँ ताकि ज़्यादा ज़्यादा ले पाऊँ, कि मान लो इसको 20 रुपये दे दिया ताकि मैं 80 रुपये मैं ले सकूँ, ठीक है। तो ये मेंटालिटी है। टेलर कहते हैं कि ये वाली मेंटालिटी हटा के हमें कोशिश करनी चाहिए कि 100 रुपये को कहीं ऐसा क्यों ना हम 100 रुपये को हम 500 रुपये बना दें, ताकि जो वर्कर 20 रुपये लेके जा रहा था वो 100 रुपये या 200 रुपये 100 रुपये लेकर जा सके, और जो मैनेजर है वो 400 रुपये लेकर जा सके, ठीक है। इसमें सबका फायदा है। इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन, गेटिंग इट? विन विन सिचुएशन की बात इन्होंने की थी, ठीक है, ना कि लूज लूज सिचुएशन की, कि इंस्टेड ऑफ इसकी मारामारी करने के लिए कि मैं कितना पैसा लूंगा, वर्कर को लगेगा कि भाई मेरे को पगार सही से नहीं मिल रही, मैनेजर को लग रहा है कि वर्कर काम नहीं कर रहा फिर भी उसको ज़्यादा पगार देनी पड़ रही है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। इस पे फोकस करने की बजाय अगर हम इस चीज़ पर फोकस करें कि कैसे हम जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है उसको और बेहतर कर दें, ठीक है, और ज़्यादा हम कंपनी का प्रॉफिट जनरेट कर दें, ताकि ये जो पैसे की मारामारी है, ठीक है, वो कम हो जाए और सबका इसमें फ़ायदा हो जाए। 20 रुपये से वर्कर 100 रुपये कमाने लगे और 80 रुपये से मैनेजर 400 रुपये कमाने लगे, ठीक है। तो इसकी बात कही थी उन्होंने, इंक्रीजिंग साइज ऑफ सरप्लस, ये कीवर्ड्स हैं, इनको हमेशा याद रखिएगा। फिर म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी की बात की थी। म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी का मतलब है वर्कर का भी भला हो, मैनेजर का भी भला हो, कंपनी का भी भला हो, शेयर होल्डर्स का भी भला हो और सबका भला हो, ठीक है। फिर चौथा प्रिंसिपल देखते हैं, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि मैनेजर और वर्कर के बीच में कामकाज का जो डिवीजन है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। उन्होंने लेजी मैनेजर को, जैसा कि मैंने बताया, कि क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है। मैनेजर शुड टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी रेदर देन शिफ्टिंग टूवर्ड्स वर्कर्स, ठीक है। फिर वर्कर्स को भी अपना काम पूरी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहिए, ठीक है। कामकाज का बंटवारा जो है मैनेजर में और वर्कर के बीच में सही तरीके से होना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। मैनेजर को जो काम करना है वो मैनेजर को करना चाहिए, वर्कर को जो काम करना है उसे वर्कर को करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वर्कर मैनेजमेंट संभालने लगे और मैनेजमेंट बैठ के काम करने लगे, ठीक है। दोनों के बीच में वर्क का डिवीजन होना चाहिए। अब तीसरा जो पार्ट था, जो मैंने बताया था आपको, एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक सॉरी कोरोना तो नहीं हो गया मुझे, होप फॉर द बेस्ट। एलिमेंट एनीवेज, तो एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं। तो एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर कहते हैं टाइम और मोशन स्टडी की बात टेलर कहते हैं। फिर दूसरा है वेज पेमेंट सिस्टम की बात करते हैं। तो ये कुछ काम इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट में इन्होंने कहे हैं, तो देखते हैं कि क्या क्या बोला है। तो टाइम एंड मोशन स्टडी, वही सेम एग्जांपल। टाइम एंड मोशन स्टडी में मान लीजिए कि ये दो वर्कर्स हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई ईंट उठानी है, फिर सीमेंट लगाना है, ये इसका हर चीज़ का टाइम मोशन है। ये ईंट उठाना इज़ अ मोशन, ठीक है। फिर ईंट को सीमेंट लगाना इज़ ऑल्सो ए मोशन, एंड फिर ईंट को उसके ऊपर रखना इज़ अ मोशन, ठीक है। और टाइम एंड मोशन का मतलब है हर मोशन में कितना समय लग रहा है, ईंट उठाने में कितना समय, ठीक है, रखने में, सीमेंट लगाने में कितना समय। दिस इज कॉल्ड टाइम एंड मोशन स्टडी। तो इसकी बात कही थी टेलर ने कि हर काम, किसी भी फैक्ट्री में या कहीं पर भी होने वाला हर काम को हमें टाइम एंड मोशन उसकी स्टडी करनी चाहिए, और जिसमें सबसे कम समय लगे उस तरीके को हमें अपनाना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी बात कहते हैं कि हमें अटेंडेंस बेस्ड, ऑलरेडी बता चुका हूँ, अटेंडेंस बेस्ड को हटा के पीस रेट सिस्टम को हमें अपनाना चाहिए। और इसमें भी एक खास बात कही है कि इसमें दो तरीके का होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेज होनी चाहिए और ऑर्डिनरी वेज होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो वर्कर 20 मान लीजिए कि 20 ईंटें दिन भर में लगाता है, ठीक है, उसे हमें, और एक ईंट लगाने का मान लीजिए कि 2 रुपया है,
ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 20 ईंट लगाने पे और 2 रुपये के हिसाब से उसे 40 रुपये मिलने चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दूसरा कोई वर्कर 20 ईंट की जगह पे मान लीजिए कि 30 ईंट लगाता है, तो उसकी जो पेमेंट होगी वो 2 रुपये के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी पेमेंट 4 रुपये के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो 120 रुपये कमा सके। तो देख रहे हैं इनके बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। काम में भले ही बहुत ही कम डिफरेंस है, काम में आप देखेंगे कि सिर्फ 10 ईंटों का ही फर्क है पूरे दिन भर में, लेकिन पेमेंट में 3 गुने का डिफरेंस है, ठीक है। पेमेंट में अगर आप देखेंगे तो 3 गुने का डिफरेंस है। तो ये इसलिए बोला था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेज, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये 4 रुपये के हिसाब से क्यों देने की बात कही, ताकि जो बेहतर काम करे उसे मोटिवेशन मिले, ठीक है, कि ज़्यादा काम करने पे जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है उससे अगर वो बेहतर काम करता है तो उसकी पेमेंट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अगर उसी हिसाब से अगर हम इसे 2 रुपये के हिसाब से ही पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, ये 60 रुपये ही कमा पाएगा। तो इनके बीच में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 40 और 60 में कोई डिफरेंस नहीं है। तो कभी भी वो काम करेगा, कभी मन से काम नहीं करेगा। लेकिन अगर पेमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाए, ठीक है, जो वर्कर बहुत मेहनत से काम करता है और अच्छी परफॉर्मेंस देता है, उसके अगर पेमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। इसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेज की बात कही थी कि पीस रेट सिस्टम तो होना चाहिए, उसके साथ साथ पीस रेट सिस्टम के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेज का कंसेप्ट भी दिया था, ताकि बेहतर काम करने वाले वर्कर्स को और ज़्यादा सहूलियत मिले और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शनल फोरमैनशिप और बाकी और सारी चीज़ें को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।